गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की हिंदी के पतंग शीर्षक का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हैं। आलोक धन्ना जी द्वारा रचित यह शीर्षक पतंग। पार्ट फर्स्ट में हमने इसके आलोक धन्ना जी का जीवन परिचय और पतंग के एक छंद का अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 2 में पतंग शीर्षक के पार्ट 2 और पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, यानी पद संख्या 2 और 3 का। यहाँ हम देखते हैं से जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। देखिए, अभी कल तक आपने पढ़ा था कि बच्चे पतंग उड़ाने के लिए, भादों का महीना बीत चुका है, उसके बाद शरद ऋतु आई है, शरद ऋतु में पतंगें उड़ाई जाती हैं। तो ऐसा लगता था कि जैसे शरद ऋतु बच्चों को आमंत्रित करती है कि बच्चों आओ और अब पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है, आप आ करके प्रसन्नतापूर्वक पतंगें उड़ाइए दूर आसमान तक, क्योंकि मैंने आपके लिए अत्यधिक ऊंचाइयों तक पतंग उड़ाने का पूरा पूरा माहौल तैयार कर रखा है। तो फिर उसके आगे देखिए, यहाँ भी कवि ने बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। वो कह रहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी बच्चों का शरीर अत्यधिक कोमल होता है। कपास शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। कपास जो है वह मुलायम और कोमल होता है, तो उसी तरह से बच्चों का भी शरीर अत्यधिक कोमल और मुलायम होता है। तो इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि वह कह रहा है कि जैसे बच्चे अपने साथ कपास की नरमी लेकर के जन्म लेते हों। और फिर कहता है पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और शायद उनकी इसी कोमलता का स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी लालायित रहती है और वह व्यग्रतापूर्वक उनके पैरों के पास दौड़ी हुई चली आती है। कब? जब वह दौड़ते हैं बेसुध, जब वह बेसुध होकर के दौड़ लगाते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो केवल अपनी ऊपर पतंग देखते हैं और नीचे वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बढ़ते जाते हैं। या कुछ बच्चे छत पर भी पतंग उड़ाते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि जब वो बेसुध होकर के पृथ्वी पर दौड़ लगाते हैं तो जैसे उनके कोमलता और का स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी उनके पैरों के पास व्यग्रतापूर्वक, व्याकुलतापूर्वक दौड़ती हुई चली आती है, छतों को भी नरम बनाते हुए। और जब बच्चे नंगे पैर छतों पर पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं, पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते हैं, पतंग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे छत भी अपनी कठोरता को छोड़कर उनके पैरों की कोमलता को देखकर वह स्वयं भी मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बच्चों के पैरों के स्पर्श से घर की छतें भी कोमल हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जब बच्चे कोलाहल करते हैं तो उनकी कोलाहल की जो ध्वनि है वह कवि को मृदंग की तरह प्रतीत हो रही है। अर्थात बच्चों की कोलाहल की ध्वनि जो है वो जब 10 दिशाओं में फैल जाती है तो कवि ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे उनके मीठे स्वर, मृदंग का मीठा स्वर 10 दिशाओं में फैल गया हो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। फिर कवि कह रहा है कि वह पतंग उड़ाते हुए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। जैसे पेंग मारना, यानी एक झूले में होता है कि झूले में पेंग मारा जाता है। जैसे कभी आप लोग झूला देखे होंगे तो झूले में 2 किनारे 2 लोग होते हैं, बीच में लोग बैठे होते हैं झूलने वाले। तो एक दाईं तरफ व्यक्ति होता है, एक बाएं किनारे पर। तो दाएं वाला जब पेंग मारता है तो बाएं तरफ झूला बढ़ता है, जब बाएं तरफ वाला पेंग मारता है तो दाएं तरफ झूला बढ़ता है। तो उसी तरह से कवि कह रहा है कि बच्चे भी पतंग उड़ाने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं
तो जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे झूले में पेंग मार रहे हों, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और वह उनका शरीर जो है वो डाली की तरह लचकता रहता है। बच्चे जब इधर उधर पतंग उड़ाने के लिए दौड़ लगाते हैं तो कवि कह रहा है कि जैसे वे झूले में पेंग मार रहे हों और वृक्ष की डाली के समान ही उनका शरीर अत्यधिक लचीला होता है। फिर कह रहा है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कभी कह रहा है कि इस तरह वे छतों पर पतंग उड़ाते हुए इधर उधर दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाते समय उनका शरीर का जो रोमांच है वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और उसी रोमांच के सहारे कभी कभी वे छतों से गिरने से भी बच जाते हैं। देखिए कह रहा है कि छतों के खतरनाक किनारों तक, अर्थात वो पतंग उड़ाते हुए छत के किनारे तक बिल्कुल पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अर्थात उनके ही रोमांचक यानी उनके ही रोमांचित शरीर, अर्थात उनका जो उत्साह है वही उनको गिरने से बचा लेता है, क्योंकि उनका जो ध्यान होता है वह उस पतंग की डोर की तरफ केंद्रित होता है, आकर्षित रहता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कभी कह रहा है कि उन मानो पतंगों की जो ऊंचाइयाँ हैं वह उन्हें एक धागे के सहारे ही थामे रहती हैं। अर्थात बच्चे शायद इसीलिए छत से गिरने नहीं पाते हैं। तो उम्मीद है कि ये दूसरे पद की व्याख्या आपकी समझ में आ गई होगी। फिर हम इधर तीसरा पद देखते हैं आगे उसके। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखिए रंध्र का मतलब होता है कि छिद्र, लेकिन यहाँ बच्चों के जैसे शरीर में रोए हैं वो रोमांचित हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, उनका शरीर प्रफुल्लित हो रहा है प्रशंसा से। ज्यों ज्यों उनकी पतंग आकाश में ऊंचे जा रही है तो उसी को कहा गया है यहाँ रंध्र का रहा। अर्थात जब वो रोमांचित होते हैं, उनके रोए खड़े हो जाते हैं, तो उसी को यहाँ रंध्र शब्द से प्रस्तुत किया गया है, उसी के लिए रंध्र का प्रयोग किया गया है। हाँ, कब कहता है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। और जब बच्चों की पतंग आकाश में ऊंचाई तक जाती है तो बच्चे इतने प्रफुल्लित होते हैं, अर्थात वो भी अपनी उमंगों के सहारे उड़ते रहते हैं, अर्थात उनकी उमंगें जो होती हैं उस समय अपने चरम पर होती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे भी उस पतंग के सहारे सहारे या पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। कब कह रहा है कि कभी कभी वह बच्चे पतंग उड़ाते समय सुनाई भी देता है, आपने भी सुना होगा कि कभी कभी लोग छत से गिर जाते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या छत में जो मुड़ेहरी बनी होती है वो नहीं बनी है, तो वो छत से नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं। तो वही कभी कह रहा है कि कभी कभी वह पतंग उड़ाते समय छतों के किनारे पर आकर के वहाँ से गिर भी जाते हैं, लेकिन कह रहा है कि खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, और कभी कभी वे अपने शरीर के लचीलेपन के कारण बच भी जाते हैं। कह रहा है कि जब वे बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और कभी कह रहा है कि जब वे बच जाते हैं तो उनके मन का भय जो है, डर जो है छत से गिरने का, वो समाप्त हो जाता है, और वे और प्रसन्नता और उत्साह के साथ अगली सुबह फिर पतंग उड़ाने के लिए दूने उत्साह के साथ उपस्थित हो जाते हैं। यानी फिर उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत और पृथ्वी और फिर निडर होकर, अर्थात जो तक गिरने का भय था वो उनका भय समाप्त हो गया, और वह सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और सुनहले सूरज का मतलब है नई सुबह, और वह पूरा नई सुबह के लिए अपने दूने उत्साह के साथ, तेज गति के साथ जो हैं वह पतंग उड़ाने के लिए अगली सुबह फिर उपस्थित हो जाते हैं। इस तरह से पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस तरह से पृथ्वी भी और अधिक तेज गति से बेचैनी पूर्वक उनके पैरों के समीप उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए आ जाती है। तो उम्मीद है कि ये तीसरे पद का भी अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। अब इन पर आधारित हम प्रश्न देख लेते हैं। इन पर आधारित 3 प्रश्न हैं, जिसमें पहला है पृथ्वी बच्चों के पैरों के पास कैसे आती है।
अच्छा, इसका हम पहले शिल्प सौंदर्य देख लें। सॉरी, भूल गए थे। हम पहले इसका शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसका जो शिल्प सौंदर्य है वह इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें प्रकृति को मानव की तरह आचरण करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली है। यहाँ बाल कल्पना का चित्रण किया गया है पतंग के माध्यम से, यानी जैसे पतंग आकाश में उड़ती है वैसे बाल कल्पनाएं जो हैं वो आकाश में उड़ती रहती हैं, अर्थात बालकों की कल्पनाएं अनंत होती हैं, उच्च होती हैं। इसीलिए यहाँ पतंग का चित्रण बाल कल्पना के रूप में किया गया है। अब हम अभ्यासार्थ पहला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी बच्चों के पैरों के पास कैसे आती है? देखिए, पृथ्वी बच्चों के दूसरे में दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरे पद का, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी बच्चों के पैरों के पास घूमती हुई अर्थात चक्कर लगाती हुई आती है, ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? बच्चों के पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? देखिए, बेचैन इसलिए कहा गया है क्योंकि आप देखते होंगे कि बच्चे कभी स्थिर नहीं रहते हैं, वो चंचल होते हैं और हमेशा दौड़ते धूपते कूदते रहते हैं, तो इसीलिए उनके पैरों को बेचैन कहा गया है। यानी बच्चों के पैरों को बेचैन इसलिए कहा गया है क्योंकि वे गतिशील होते हैं, वे कभी एक स्थान पर टिकते ही नहीं हैं, इसीलिए उन्हें बेचैन कहा गया है। तीसरा है, गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है? गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है? और भी, ये तीसरे पद में देखिए नीचे से तीसरी लाइन, और भी निडर होकर, यानी जब बच्चे गिरने से बच जाते हैं तो वे और भी निडर हो जाते हैं, अर्थात उनका भय समाप्त हो जाता है। तो ये पार्ट आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में इसके शेष भागों को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि ये दोनों पदों की व्याख्या और ये अभ्यासार्थ इन पदों पर आधारित तीनों प्रश्न आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। इसका आप फेयर कॉपी में अपने नोट्स बनाते रहिएगा। यदि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर दीजिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो, और इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में कोई किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। उनकी पाठ पुस्तक से जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं वो उनको मिलती रहेंगी, इससे उन्हें भी पढ़ाई में आसानी होगी। और यदि इसकी बेल आइकन दबा दीजिए अगर अभी तक आपने दबाया नहीं हो तो, ताकि फिर अगला वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम इसके अगले हिस्से को लेकर उपस्थित होंगे।